हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की क्लास हम पुनः चालू करते हैं विश्व का भूगोल। और कौन सी बुक है? तो युक्ति पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें हम क्विक रिवीजन तथा सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज देखेंगे। देखिए, अगर उसमें दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो ये बुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, है ना। और ये टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसमें क्या है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का सार समावेश है तथा पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चन बनते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है और विशिष्ट संकलन इसमें दिया गया है ना। और इसके साथ चलिए, हाँ, अभी आज का जो न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अब पूरी अपनी फुल तैयारी पर है। और उसने आज की जो न्यूज़ है उसमें यह बताया है कि सबसे पहले वह टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम ही करवाएगा, है ना। तो देर न करते हुए, सब कुछ भूल जाते हुए हम इसकी तैयारी पर लग जाते हैं। चलिए, तो है कौन सी बुक? युक्ति पब्लिकेशन की बुक है। और सबसे पहले हम विश्व का भूगोल कवर करेंगे। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। एक सामान्य भूगोल रहेगा, जिसमें ब्रह्मांड, सौर मंडल और पृथ्वी रहेगी। इसके बाद स्थल मंडल और इसके बाद वायुमंडल, सब इसी बुक से कवर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्लास। तो कल की क्लास हमारी समाप्त हुई थी मंगल ग्रह के बारे में जानकारी से, है ना। तो देखिए, अब उसी के बारे में देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति किस ग्रह के समान होती है? मंगल ग्रह की घूर्णन गति किस ग्रह के समान होती है? तो पृथ्वी के समान होती है। मंगल ग्रह ग्रहों में जो क्रम के अनुसार देखा जाए तो चौथे नंबर का ग्रह माना जाता है। आगे दिया है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के कारण संभव है। किस कारण से मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना है? तो वहां पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति के कारण वहां जीवन की संभावना है। आगे दिया है कि 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर किस स्थान पर पहुंचा था? तो कहां पर पहुंचा था? सही जवाब होगा गेल क्रेटर पर पहुंचा था। देखिए, अब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाले ग्रह का नाम क्या होगा? मंगल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर यह राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मंगल ग्रह के बारे में ही सारी चीजें अभी दी गई हैं यहाँ पर। भारत ने मंगल ग्रह पर अध्ययन हेतु 2013 में कौन सा यान भेजा था? तो भारत के द्वारा मंगल पर अध्ययन हेतु 2013 में मंगलयान भेजा गया था। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के कितने चंद्रमा हैं या मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस है। आगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? ओलपिस मेसी। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा है, किस ग्रह पर स्थित है? कई बार यह क्वेश्चन बना है क्या कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी नाम क्या है? ओलपिस मेसी। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है इसका सही जवाब। अब मंगल ग्रह के बारे में दिया गया है कि मंगल ग्रह का व्यास कितना है। तो मंगल ग्रह का व्यास पूछा जाए तो कितना है? 6755.2 किलोमीटर है मंगल ग्रह का व्यास, है ना। सबसे ज्यादा इनकी छोटी छोटी जानकारियां पूछी जाती है ना। इनके कितने उपग्रह हैं या चंद्रमा है, घटक कौन कौन से हैं, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, बाकी पढ़ना तो सारी चीजें पड़ेगा, है ना। तो मंगल का व्यास कितना है? 6755.2 किलोमीटर है। घनत्व तो पूछा जाए मंगल का कितना है? तो 3.93 ग्राम cm³ है ना। सूर्य से औसत दूरी मंगल की कितनी है? मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पूछी गई है, तो कितनी है? 225.6 मिलियन किलोमीटर है। रिवॉल्यूशन पूछा जाए कितना है, तो कितने दिन का होता है? 687 दिन का रिवॉल्यूशन होता है। इसके घटक चंद्रमा कौन है, उपग्रह कौन कौन से हैं? तो अभी हमने देखा 2 हैं, फोबोस और डीबोस हैं।
आगे है कि इसके घटक कौन कौन से हैं। मंगल ग्रह का घटक पूछा गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 95% है, नाइट्रोजन कितनी है 3% है, और आर्गन कितनी है 2% है। तो 3 गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन इसके घटक हैं, किसके, मंगल ग्रह के। मंगल के सूर्य से दूरी पूछी जाए तो कितनी है, 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है, तो 22.79 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच गए 5वें ग्रह पर, नाम क्या है, बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। ठीक, चल बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति अर्थात जुपिटर, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहा जाता है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, तो 4 अभी हमने देखे, कौन कौन से थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 हो गए। इसके बाद कौन सा आता है, बृहस्पति या जुपिटर आता है, तो यह किस स्थान पर आएगा, 5वें नंबर पर आएगा। बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, बृहस्पति की पूछी गई है। बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, तो 77.84 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है, भाई बड़ा है, भारी भी होगा, तो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ही कहलाता है। बृहस्पति का वलय किससे बना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बृहस्पति का वलय किससे बना होता है, तो सिलिकेटों से बना होता है बृहस्पति का वलय। देखिए क्वेश्चन किस तरह बना है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या यूरेनस है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बृहस्पति है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं या चंद्रमा है। तो किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह या चंद्रमा है, तो बृहस्पति के हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, हमारा जो सौर मंडल है इसमें पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा देखो सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी होगा, तो इसके उपग्रह का नाम है गैनीमीड या गनीमीड। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या कहलाएगा, गैनीमीड कहलाएगा। इस तरह क्वेश्चन बने हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरह कहाँ कहाँ बने हैं। तो एसएससी सीपीओ 2009 में बना है ये क्वेश्चन, है ना। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में बना है, यूपीपीसीएस प्री में भी बना है ना। तो सौर मंडल से हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, वरुण है, शुक्र है या शनि है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा, शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। आगे है कि गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है। तो गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का है। लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को ही लघु सौर तंत्र कहा जाता है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन लेता है। सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमा होती है इसमें सबसे ज्यादा समय किसको लगता है, बृहस्पति को लगता है। आगे सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा, बृहस्पति लेता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया गया है बृहस्पति के बारे में कि ग्रहों में सबसे तीव्र अक्षीय गति किस ग्रह की है। देखिए तीव्र अक्षीय पूछी गई है, क्वेश्चन को समझना है कि ग्रहों में सबसे तीव्र अक्षीय गति किस ग्रह की है, तो बृहस्पति की है। बृहस्पति का व्यास कितना होता है, तो बृहस्पति का व्यास होता है 1,41,968 किलोमीटर, है ना। घनत्व तो पूछा जाए तो 1.33 ग्राम cm³ होता है। बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी कितनी होती है, तो बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी होती है
77.84 करोड़ किलोमीटर, है ना। रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो कितना होता है, 11.86 वर्ष। घूर्णन गति कितनी होती है, तो 9 घंटे 55 मिनट इसका घूर्णन गति होती है। घटक इसके कौन कौन से हैं, है ना, उपग्रह कौन कौन से हैं, तो सॉरी घटक पूछा गया है। तो घटक इसमें है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। अच्छा, इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, तो चंद्रमा के उपग्रह हैं 63। तो देखिए बृहस्पति के घटक कौन कौन से हैं, मतलब बृहस्पति किन गैसों से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन। कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन, 3। चंद्रमा कितने हैं बृहस्पति के, तो 63 हैं, मतलब 63। सबसे ज्यादा उपग्रह या चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो किसके हैं, बृहस्पति के ही हैं। अगला आ गया, अगला कौन सा ग्रह है, शनि या सैटर्न। देखिए शनि सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, तो देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, 6वें नंबर पर आएगा, है ना, 6वें स्थान पर है। भाई 5 तक तो बृहस्पति 5वें नंबर तक था, इसके बाद शनि आया, तो शनि किस नंबर का होगा, 6वें नंबर तक का। तो शनि सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। शनि सौरमंडल का है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन से पूछा जाए होगा, तो बृहस्पति होगा सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, शनि होगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, तो कौन सा होगा, शनि। अब शनि के चारों ओर कितने वलय हैं, तो शनि के चारों ओर 7 वलय है ना, कुछ इस तरह करके 1 2 इस तरह शनि के 7 वलय हैं। शनि का व्यास कितना है, तो शनि का व्यास है 1,19,296 किलोमीटर। शनि का व्यास कितना है, 1,19,296 किलोमीटर है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है शनि की, तो 182.96 किलोमीटर है। सूर्य से औसत दूरी शनि की कितनी है, 182.96 किलोमीटर है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.46 वर्ष का समय लेता है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 61 है। और बृहस्पति की कितनी है, 63 है। तो सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं, बृहस्पति के, और शनि उसमें जरूर दिया होता है ना, तो शनि के 61 है। अब देखते हैं कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी, हमने देख ली 61 है। अब शनि के बारे में दिया गया है कि शनि का व्यास कितना है। शनि का व्यास कितना है, तो 1,19,296 किलोमीटर इसका व्यास है। अभी हमने ऊपर देखा। शनि का घनत्व कितना है, तो शनि का घनत्व होता है 0.69 ग्राम cm3। रिवॉल्यूशन कितना है इसका, तो रिवॉल्यूशन इसका है 29.46 वर्ष। सूर्य से औसत दूरी कितनी है शनि की, तो सूर्य से औसत दूरी शनि की है 142.66 किलोमीटर, है ना। अगर इसके घटक पूछे जाए कौन कौन से हैं, तो शनि में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन और अमोनिया, 4 गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। इसके चंद्रमा कितने हैं, इसके उपग्रह कितने हैं, तो 61 इसके उपग्रह हैं। शनि के बाद अब पहुंचते हैं कहाँ पर, अरुण अर्थात यूरेनस पे। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अरुण का कौन सा स्थान है, सूर्य से दूरी के क्रम में अरुण का 7वां स्थान है। अरुण आकार में सौरमंडल का कौन सा ग्रह है, अरुण आकार में सौरमंडल का कौन सा ग्रह है, तो अरुण आकार में देखा जाए तो तीसरा ग्रह माना जाएगा, मतलब आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण होगा। अरुण की खोज किसने की थी, किसके द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी, तो विलियम हर्शले ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो करता है उसमें कितना समय लेता है, तो उसमें 84 वर्ष का समय लेता है
अरुण। अरुण के भी शनि की भांति वलय हैं, जो संख्या में कितने हैं? 5। अगर 7 वलय पूछे जाएं तो किसके हैं? शनि के। 5 वलय पूछे जाएं तो किसके हैं? अरुण के। अरुण का व्यास कितना होता है? अरुण का व्यास कितना है? तो 52,096 किलोमीटर अरुण का व्यास है। अरुण का घनत्व तो कितना होता है? तो अभी हमने देखा अरुण का घनत्व तो कितना होता है? 0.69 ग्राम cm³ होता है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है अरुण की? तो अरुण की 286.9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की कक्षा में घूमने का समय कितना लेता है अरुण? तो सूर्य की कक्षा में घूमने का समय अरुण लेता है 84 वर्ष का। चंद्रमा कितने हैं अर्थात इसके उपग्रह कितने हैं अरुण के? तो 27 उपग्रह हैं। अक्षीय झुकाव कितना है इसका? सभी ग्रहों में सर्वाधिक झुका हुआ माना जाता है अरुण, है ना, तो इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं, है ना। 97 डिग्री यह अक्षीय झुकाव है इसका। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यह कितना समय लेता है अरुण? अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यह 17.9 घंटे का समय लेता है। अरुण के घटक कौन कौन से हैं? तो अरुण में 3 घटक हैं, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम। कौन कौन से? मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए अरुण अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18 घंटे का लगभग लेता है, अर्थात 17.9 घंटे, मतलब कितना? 18 घंटे, है ना। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे कैसा ग्रह कहते हैं? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है तो टिटेनिया है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। अरुण के कितने उपग्रह हैं? तो अरुण के 27 उपग्रह हैं। अरुण के घूमने की दिशा क्या है? तो अरुण के घूमने की दिशा क्या है? पूर्व से या पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण, नेपच्यून के बारे में देखते हैं ना। वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण का स्थान कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण का स्थान 8वां है। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई, तो कुल कितने हैं? 8 ही है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? भाई ये सबसे दूर है तो सबसे ज्यादा समय लेगा। कौन? वरुण अर्थात नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण की खोज किसने की थी? तो वरुण की खोज की गई थी जर्मन खगोलविद जोहार गाले ने 1846 में की थी। वरुण के कुल कितने उपग्रह हैं? वरुण के कुल कितने चंद्रमा हैं? तो 13 इसके चंद्रमा या उपग्रह हैं। वरुण पर वायुमंडल कैसा है? तो वहां का वायुमंडल अत्यधिक सघन है। वरुण का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वरुण का सबसे बड़ा ग्रह ट्रिटॉन है। वरुण का व्यास देखो दिया गया है, तो वरुण का व्यास कितना है? 49,000 किलोमीटर वरुण का व्यास है। वरुण का घनत्व कितना है? तो 1.64 ग्राम cm³ है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो 449.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की कक्षा में घूमने का समय कितना लेता है वरुण? तो 164.80 वर्ष का समय लेता है, 80। चंद्रमा कितने हैं इसके? 13 है। घटक कौन कौन से हैं वरुण के? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन इसके घटक हैं। घूर्णन गति कितनी है? तो 6 घंटा 3 मिनट का समय लेता है घूर्णन गति में। युक्ति का ज्ञान देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए युक्ति ज्ञान बता रहा है कि यम या कुबेर की खोज, है ना, यम या कुबेर की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी, है ना, क्लाइड टॉम्बैग ने की थी, और इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। किंतु चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम या कुबेर या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार देखा जाए तो अब हमारे सौरमंडल में मात्र 8 ग्रह हैं। अब उपग्रह की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं ना। उपग्रह कौन कौन से हैं पूरा डिटेल दिया है, आराम से सुनिए।
देखिए उपग्रह क्या है, सैटेलाइट क्या है, वे आकाश पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ना। वे आकाश पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वह उपग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब देखिए पहला उपग्रह चंद्रमा, मून के बारे में देखते हैं। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, है ना। तो चंद्रमा के बारे में देखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर आता है, कई बार क्वेश्चन बना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में क्या आएगा, उस वस्तु का भार सदैव घट जाता है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 3,64,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में, है ना। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, है ना। लमसम मतलब लगभग सब 3 लाख से मिलते जुलते हैं ना। देखिए पहले पूछा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 3,64,000 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3,476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसे चंद्र विज्ञान कहते हैं, है ना, सेलेनोग्राफी। आगे दिया है कि चंद्रमा की, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आगे दिया है कि चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति एक ही है, जो है क्या, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति एक ही है, क्या, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। आगे देखते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर एक पर्वत, क्रेटर और घाटी की बहुलता है। क्या, चंद्रमा के धरातल पर पर्वत, क्रेटर, घाटी की बहुलता पाई जाती है। भारत के चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा के कक्ष में सफलतापूर्वक कब स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट की बात की जा रही है। 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं धूमकेतु एवं उल्का की, है ना। तो धूमकेतु एवं उल्का किसे कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा वे आकाशीय पिंड हैं जो धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी गैसों की चट्टानी तथा धातुई पिंडों से निर्मित हैं। ये सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियंत्रित कक्षा में घूमते हैं। इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है ना। आगे दिया है कि हैली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह कब दिखाई देगा, तो यह 2062 में दिखाई देगा। हेल बाप किसका नाम है, बताइए। हेल बाप किसका नाम है, हेल बाप पुच्छल तारा का नाम है, ठीक।
आगे है कि शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। उल्का क्या है, उल्का किसे कहते हैं, है ना। तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, क्या, जो बाह्य अंतरिक्ष है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। चलिए युक्ति का ज्ञान देख लेते हैं। युक्ति का ज्ञान बताता है कि उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है ना। अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि कहेंगे कि तारा टूटा है तो जो मांगना है मांग लो, पूरा हो जाता है ना। तो वही चीज कि उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर यह राख हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, है ना। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, एस्ट्रोइड्स। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, एस्ट्रॉइड्स की। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड होते हैं। खगोलीय शास्त्रियों के अनुसार इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों से हुई है। हमने देखा था कि इधर मंगल है, मार्स, और बीच में एक पेटी है क्षुद्र ग्रहों की, और इधर जुपिटर था, है ना, बृहस्पति था। इनके बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वह क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं, जो खगोल शास्त्रियों के अनुसार इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों में हुई है। अब सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। क्या फैक्ट है इनको भी देख लेते हैं। चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम पूछा गया है ना। आकार की दृष्टि से इनको इस तरह भी पूछ लिया जा सकता है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखिए, है ना। कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा। तो देखिए सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम पूछा गया है। तो सबसे बड़ा आकार किसका है, जुपिटर का है ना। फिर शनि का है, फिर अरुण का है, वरुण का है, पृथ्वी का है, शुक्र का है, मंगल का है, बुध का। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, नेपच्यून आएगा, फिर क्या आएगा, अर्थ आएगा, वीनस, मार्स, फिर मरकरी आता है। ठीक, यहाँ पर उनका व्यास दिया गया, इसको हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध है। अब देखिए आगे क्या दिया है कि सूर्य के परिक्रमण में ग्रहों द्वारा लगने वाले समय के अनुसार पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय किसका लगता है, फिर दूसरे नंबर पर किसका समय लगता है, कितने, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है। तो सबसे कम समय किसका लगता है, बुध का। तो सबसे पहले नंबर पर बुध हो गया, मरकरी, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का। ये उसी क्रम में जैसे रखे हैं उसी तरह रख देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको रख देंगे, है ना। पहले नंबर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, चलिए इधर समय दिया है, ये हम सब पहले देख चुके हैं, आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, है ना। अब देखिए सूर्य के परिक्रमण में सबसे अधिक समय वरुण को तथा सबसे कम समय किसको लगता है, बुध को लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रह और उनके उपग्रह के अनुसार देख लेते हैं कि किसका कौन सा उपग्रह है या नहीं है, फिर दूसरे नंबर पर किसका है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसके हैं, इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बुध, मरकरी और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, हमने अभी क्लास में देखा है ना। तो कितने उपग्रह हैं, 0 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। मंगल के, मार्स के कौन थे, फोबोस और डीमोस थे, हमने 2 देखे। वरुण के कितने हैं, वरुण के 14 हैं। फिर इसके बाद अरुण के आ जाते हैं, अरुण के 27 हैं, शनि के 62 हैं और बृहस्पति के 63 हैं। तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जबकि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 है।
अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम देखना है। कई बार क्वेश्चन बना है, सूर्य से दूरी नहीं पूछी गई। क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम बताना है। पृथ्वी से दूरी, तो सबसे पहला ग्रह कौन सा आएगा, शुक्र, है ना। दूरी कितनी है, पृथ्वी से कितनी दूरी है शुक्र की, तो 41.4 मिलियन, है ना, इसकी दूरी है। फिर दूसरे नंबर पर मंगल आ जाता है, तीसरे पर बुध आ जाता है, चौथे पर बृहस्पति है, पांचवें नंबर पर शनि है, छठवें नंबर पर अरुण है और वरुण सातवें नंबर पर आएगा, है ना। तो सबसे कम दूरी किसकी है, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच में, तो पृथ्वी और शुक्र की सबसे कम दूरी है। फिर इसके बाद मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा ग्रह होगा, सबसे नजदीक शुक्र होगा, और सबसे दूर पृथ्वी से दूरी पर पूछा जाए तो वरुण ग्रह हो जाएगा। अपने परिक्रमा पथ में सौरमंडल के ग्रह निम्न माध्य अर्थात वेग से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध किस परिक्रमा के पथ के अनुसार पूछा गया। सबसे कम माध्य वेग वरुण ग्रह का है और सबसे अधिक किसका है, बुध का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के ग्रहों का औसत तापमान के अनुसार दिया गया है ग्रहों को। तो देखिए वरुण का कितना है, वरुण का 48 केल्विन है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो -228 डिग्री सेल्सियस, ये कई बार बना है ना। वरुण का औसत तापमान सेल्सियस में -228 डिग्री सेल्सियस। अरुण का कितना है, 218 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी आप देख सकते हैं। शनि का कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस, और बृहस्पति का है 123 डिग्री सेल्सियस, मंगल का है 122 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी का है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, और बुध का केल्विन में ही दिया है। शुक्र का है 475 डिग्री सेल्सियस, केल्विन भी आप देख सकते हैं। ठीक, पृथ्वी का याद रखना है 15 डिग्री सेल्सियस है, और वरुण का -228 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण, और सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहेंगे, शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सामान्यतः देखा गया है कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं ना। तो पृथ्वी की गतियां हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ दिया गया है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, कौन कौन सी, घूर्णन अथवा दैनिक गति, और इसके बाद एक होती है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, है ना। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। ठीक, और जो परिक्रमा के हिसाब से करेगी उसे परिक्रमण या वार्षिक गति भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि यह दैनिक गति या घूर्णन है क्या। देखिए, दैनिक गति या घूर्णन अर्थात रोटेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमेगी तब वह घूर्णन करेगी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कहाँ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमेगी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमेगी। दिन रात किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी की जो दैनिक या घूर्णन गति होती है इसी के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है, जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। युक्ति का ज्ञान बताता है कि जापान पृथ्वी के किस पूर्वी छोर पर अवस्थित है, कहाँ पर है, पूर्वी छोर पर अवस्थित है, इसीलिए सूर्योदय भी सबसे पहले यहीं होता है ना, पूर्व की तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है कि विषुव या इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ऐसी कौन सी 2 डेटें हैं,
जब विषुव या इसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, दो डेटे हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है क्या, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 फरवरी और 23 अगस्त को, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को, या 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। देखिए यूपी लोअर शब्द उसमें पूछा गया है प्री में, और यूपी पीसीएस प्री में भी ये पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सबसे अंत में सूर्यास्त समाओ और हवाई द्वीप पर होता है। समाओ और हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में यह स्थित है। आगे देखते हैं कि किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, तो अभी हमने देखा है ना, तो 21 मार्च को वसंत विषुव है ना, वसंत विषुव इक्विनॉक्स के समय, तथा 23 सितंबर को शरद विषुव या इक्विनॉक्स के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। इस तरह हमारा ये ग्लोब है, और यहाँ पर ये उत्तरी हो गया गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है ना, यहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। आगे दिया है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। अब देखिए वर्ष भर पूछा गया है, तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। ये देखिए ये हमारा ग्लोब है, और ये जो बीच की रेखा है इसे क्या बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है ना। तो यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इसी को घुमा के या विपरीत क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बना है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कौन सा, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। ठीक, अर्थ की बात आए। दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। इसी का विपरीत देखिए बन गया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है कब, 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है, 21 जून को। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे, ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है ना, समर सॉलिस्टिक कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है ना। 21 जून को कर्क रेखा पता है आप लोगों को, देखिए ये है भूमध्य रेखा, इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो होगी उसे हम कर्क रेखा कहेंगे, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसे मकर रेखा कहा जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, शीत अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है, तो शीत अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर चमकता है, लंबवत मकर रेखा पर चमकता है, तो इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सैलिस्टिक कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रात छोटी होती है। आगे देखते हैं, वार्षिक गति या परिक्रमण रिवोल्यूशन किसे कहते हैं। अब ये पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण है ना, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहेंगे, वार्षिक या परिक्रमण गति कहते हैं। अपनी धुरी पर घूमते हुए यह सूर्य का भी चक्कर लगाए, परिक्रमा करे, तब यह वार्षिक गति या परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है, तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है।
365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक, पृथ्वी अंडाकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है। इस अंडाकार मार्ग को क्या कहते हैं? तो इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर अंडाकार मार्ग में लगाती है, तो इस मार्ग को भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को उपसौर कहते हैं तथा इंग्लिश में इसे पेरीहेलियन बोला जाता है। उपसौर की स्थिति कब होती है? भाई हमने इसको कल भी देखा था। कब होती है? 3 जनवरी को। जनवरी निकट होता है, सबसे पहले होता है, तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर, है ना। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है ना। अपहेलियन बोलते हैं। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कुछ इस तरह डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है, अपहेलियन कहलाती है। कितनी दूरी है लगभग, मतलब अधिकतम दूरी? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना, लगभग 16 करोड़ मान सकते हैं ना। और उपसौर कब होता है? मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के निकटतम की दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, है ना, पेरीहिलियन बोलते हैं। यह कितनी होती है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी की कक्षा है। तो सूर्य तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति को इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइड की। टाइड अर्थात ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा किसे कहते हैं ना? तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर का जो जल होता है ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की स्थिति क्या कहलाती है? ज्वार और भाटा कहलाती है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग भी कहा जाता है। जो सागरीय जल होता है तो कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे, है ना, गिरता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? देखिए, महासागर में ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? तो कभी कभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो 2 बार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का किस उसमें हो? एक सीधी रेखा में होंगे, तब बृहद ज्वार आता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे, है ना। अभी चलेंगे नीचे देखेंगे। सिजगी क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की रेखीय स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की रेखीय स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। देखो, इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए सिजगी क्या है, ये देखिए, ये तो लघु और दीर्घ का, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, अभी आगे है ना। तो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की रेखीय स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। आगे दिया है कि सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? जब कोई जल ऊपर उठे और तट की तरफ बढ़े तो उसे ज्वार कहा जाता है। यही सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार कब आता है? तो लघु ज्वार आता है कब? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण बनाते हैं, तब लघु ज्वार आता है। तो देखिए, अभी हमने देखा था, चलिए आगे देख लेते हैं। युक्ति का ज्ञान क्या कहता है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हों तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करता है। यह बात कब है? जब समकोण बनाते हों,
तब एक दूसरे के, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जाती है। तो दीर्घ ज्वार में है, देखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधी, एक सीधी रेखा में है ना, और कब अमावस्या और पूर्णिमा को आता है, ठीक, दीर्घ ज्वार। इसके बाद देखिए जब समकोण की स्थिति में हो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, तब लघु ज्वार आता है, ठीक। आगे